केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आज मार्केट कैसे क्रैश हो गया, मिनटों में क्यों डूब गए लाखों करोड़, ईरान में पीटे ट्रंप अब क्या करने वाले हैं कि दुनिया में हाहाकार मच गया है। सबसे पहले आपको इसकी जानकारी दूंगा। तेल गैस का कोई जहाज नहीं जाने देंगे ट्रंप। उधर ईरान ने ट्रंप के इस एक्शन के मद्देनजर क्या तैयारी कर ली है कि फिर भीषण युद्ध का अलार्म बज गया है, आपको इसकी भी जानकारी दूंगा। युद्ध में फेल, बातचीत में फेल, और इन सबसे बौखलाए ट्रंप ने नया प्लान क्या बनाया है, और उधर दोस्तों ने इस प्लान के बीच उन्हें धोखा देने की कैसे तैयारी कर ली है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। अपने ही घर में ट्रंप को लेकर आखिरकार उन्हें कैसा डर लग रहा है कि अमेरिका ने ऐसा हथियार निकाल लिया जिसे देखकर सब चौंक गए, इसकी भी जानकारी दूंगा। अमेरिका ईरान के बीच में पड़कर भिखारी पाकिस्तान का तेल कैसे निकल गया और लोन चुकाने के लिए अब किससे लोन लेगा पाकिस्तान, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फेल बातचीत में मुनीश शहबाज की गजब की बेइज्जती हो गई। फ्री खाने पर लोग ऐसा टूट गए कि लोग ये कहने लगे कि शादी में आए थे क्या, या फिर पीस टॉक में। तो पाकिस्तान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ हो गई, पथराव हो गया, आगजनी हो गई, नोएडा में भयंकर बवाल क्यों मचा, और अब सीएम योगी इन सब के बीच में क्या करने वाले हैं, उस एक्शन की पॉइंट टू पॉइंट रिपोर्ट दूंगा। 15,000 सैलरी, 4,000 का सिलेंडर, नोएडा में फैक्ट्री वालों के बवाल की असली वजह क्या निकली, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बंगाल में पीएम मोदी के चुनावी धमाकों से खलबली मच गई है। घबराई ममता बनर्जी ने क्या खुली वार्निंग दे दी, उस वार्निंग के बारे में आपको बताऊंगा। ममता के बाद अब केजरीवाल भी वकील बन गए। आज हाईकोर्ट के अंदर क्या हुआ कि सब चौंक गए। हाईकोर्ट की इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। और आखिर में सोचा है कभी मैं आज आपको बताऊंगा कि केरोसिन तेल को मिट्टी का तेल क्यों बोलते हैं। क्या कभी आपने सोचा इसके बारे में? आखिर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन देख लें। बिहार में नए सीएम और सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और 15 अप्रैल को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। कानपुर किडनी कांड का मुख्य आरोपी डॉक्टर रोहित गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला रोहित सिर्फ इंटर पास है। रोहित पर 25,000 का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस पूरे सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड डॉक्टर अफजल है, जो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले मरीजों और डॉक्टरों की व्यवस्था करता था। गुजरात के वापी में लिफ्ट गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसा वापी की निर्मल सोसाइटी में हुआ। लिफ्ट के सीसीटीवी देखने पर पता चला कि लिफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे लिफ्ट का दरवाजा फ्लोर पर आने से पहले ही खुल गया और उसमें सवार बुजुर्ग नीचे गिर गए। घटना के 2 दिन बाद बदबू आने पर हादसे का पता चला। दक्षिणी दिल्ली में शराब पी रहे दबंगों ने आर्मी ब्रिगेडियर और उनके बेटे पर हमला कर दिया। आरोप के मुताबिक ब्रिगेडियर की सोसाइटी के पास एक कार में 2 लोग शराब पी रहे थे। जब ब्रिगेडियर और उनके बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों भड़क गए और अपने साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। हमले में ब्रिगेडियर के बेटे को चोट आई। और अब चलिए दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास की बारी आ गई। मार्केट क्रैश हो गया, मिनटों में डूब गए लाखों करोड़। ईरान में पिटे ट्रंप अब क्या करने वाले हैं कि हाहाकार मच गया। तेल गैस का कोई जहाज ट्रंप नहीं जाने देंगे। उधर ईरान ने क्या तैयारी कर ली कि फिर भीषण युद्ध की बारी आ गई। युद्ध में फेल, बातचीत में फेल, बौखलाए ट्रंप ने नया प्लान क्या बनाया, और उधर दोस्तों ने ही धोखा देने की कैसे तैयारी कर ली। अपने ही घर में ट्रंप को डर लग रहा है। कैसा डर है कि अमेरिका ने ऐसा हथियार निकाल लिया जिसे देखकर सब चौंक गए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को नई आफत में डाल दिया है। पहले ईरान से युद्ध किया तो दुनिया में तेल गैस का हाहाकार मच गया। अब जिस वक्त लोग सोच रहे थे कि सीजफायर हो गया है, युद्ध दोबारा शायद ना हो, तेल गैस के संकट में शायद कुछ राहत मिल जाए, लेकिन ट्रंप का दिमाग तो हिला हुआ है, और फिर से उनका दिमाग ऐसा हिला कि अब ट्रंप ने ऐसा फैसला किया जिससे तेल गैस के लिए हाहाकार मच जाएगा। कहां लोग सोच रहे थे कि तेल गैस का संकट कम होगा, और कहां ट्रंप अपनी सनक में नई आफत लेकर आ गए। आप देखिए कि ट्रंप ने कहा कि यूएस नेवी हॉर्मुज को बंद कर देगी। हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान अपना तेल किसी को नहीं बेच पाएगा। ना कोई हॉर्मुज से जाएगा और ना ही कोई हॉर्मुज से वापस आएगा।
ट्रंप का यह फैसला कैसे दुनिया का तेल निकाल देगा, यह आपको बताएंगे। क्योंकि एक तरफ ईरान अमेरिका की बातचीत फेल हुई, दूसरी तरफ ट्रंप ने जहाजों की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। ईरान ने पहले से ही जहाज रोके हुए थे, अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो भी जहाज रोकेंगे उसके आगे जाकर। ऐसे में दुनिया को तेल गैस कैसे मिलेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में हंगामा मच गया। पहले से ही मार्केट डवाडोल था और अब इस डवाडोल मार्केट में भूचाल आ गया। तेल की कीमतें जाहिर सी बात है फिर से बढ़ने लगी। ट्रंप के इस फैसले से गजब की टेंशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने सीधे सीधे कह दिया है कि हॉर्मुज से आने वाले हमारे जहाज रोक कैसे सकते हो। रूस भी कह रहा है कि इससे तो तनाव बढ़ेगा। रूस और चीन के तेवरों से एकदम साफ है कि हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकेबंदी से कोई भयंकर क्लैश हो सकता है और इस झगड़े का नया मोर्चा खुल सकता है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप का यह फैसला युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा? क्या अमेरिका हॉर्मुज को बंद कर सकता है? ट्रंप के फैसले को अमेरिका में पहले ही फेल क्यों बताया जा रहा है, इसकी भी बातचीत करेंगे। ईरान ने ऐसा क्या किया जिससे ट्रंप के दावों की पोल खुल गई और ट्रंप को क्या अमेरिका में ही डर लगने लगा है? यह सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक झलक आप देखिए। ईरान युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ईरान से युद्ध करके अपनी जो शीशा लेदर उन्होंने करवाई है, उससे निकलने की बजाय ट्रंप और दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ट्रंप खुद दलदल में फंस रहा है, ट्रंप अपने साथ साथ दुनिया को भी ऐसे दलदल में फंसा रहे जहां से निकलना मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि पहले से ही तेल गैस का संकट है, ईरान के रास्ते मुश्किल से तेल गैस के जहाज आ जा पा रहे हैं। इन सबके बीच ट्रंप की ईरान से बातचीत फेल हो गई तो ईरान से जीतने के लिए ट्रंप ने नया हथकंडा आजमा लिया। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरफ से बंद है, अब उसे और तगड़े से बंद करने के लिए ट्रंप ने नाकेबंदी कर दी। हॉर्मुज में ईरान के ब्लॉकेड के आगे ट्रंप ने अमेरिकी ब्लॉकेड लगा दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। ईरान के पोर्ट या कोस्टल इलाके में जाने वाले जहाजों पर यह पाबंदी लागू होगी। ईरान के अलावा किसी दूसरे देश जा रहे जहाजों को जाने दिया जाएगा, उन्हें आने दिया जाएगा। ईरान ने हॉर्मुज खोलने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया, इसीलिए हम नाकेबंदी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को तेल बेचकर मुनाफा किसी हाल में कमाने नहीं देंगे। जिसे तेल चाहिए वो हमसे खरीदे, हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है। बार बार ट्रंप इस बात को पहले भी कहते रहे। हॉर्मुज में अमेरिका तेल के जहाजों के आने जाने पर जो रोक लगा रहा है वो अरब सागर और ओमान सागर के बीच में है। एक मैप आपको स्क्रीन के इस हिस्से में दिखा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से देखिए। जहां हॉर्मुज से निकलकर सबसे पहले ओमान की खाड़ी आती है और उसके बाहर आगे जो है अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर अमेरिका दरअसल अपनी नाकेबंदी कर रहा है, ब्लॉकेड लगा रहा है, जिसके बाद हॉर्मुज से कोई भी तेल का जहाज जाहिर सी बात है ना निकल पाएगा और ना ही हॉर्मुज के रास्ते ईरान जा सकेगा। यानी ट्रंप अब ईरान पर इकोनॉमिक हमला करने की कोशिश में। ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर निर्भर है और ट्रंप का निशाना इसी इकोनॉमिक सिस्टम पर है। अब अगर ईरान तेल नहीं बेच पाएगा तो जाहिर सी बात है उसे भारी नुकसान होगा और ट्रंप की प्लानिंग है कि ऐसा करके ईरान को झुका दिया जाए। जो काम वो युद्ध के जरिए नहीं कर पाए, वो काम अब सोच रहे हैं कि इस नाकेबंदी के जरिए किया जाए। यह ट्रंप का पहले का बयान है, नाकेबंदी का समय शुरू हो चुका है। ट्रंप ने हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लिया तो ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि दुश्मन के जहाज को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे, दूसरे देशों के जहाजों को नियम के मुताबिक जाने देंगे। ईरान यह भी कह रहा है ईरान के पोर्ट्स को खतरा होता है तो फारस की खाड़ी या ओमान सागर का कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने यह चेतावनी भी दे दी। यानी ईरान कह रहा है कि अगर हमें खतरा हुआ तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा इस इलाके में। आप साफ साफ समझ लो, ईरान के लिए अब खोने को बहुत कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो मरने मारने वाली स्टेज पर पहले से ही है। और ईरान का युद्ध की शुरुआत से ही स्टैंड था कि हम अगर डूबेंगे तो सबको लेकर डूबेंगे, इसलिए सोच समझकर हमसे लड़ाई की। लेकिन अमेरिका ईरान की इस लड़ाई में दुनिया पिस रही है, क्योंकि पहले ही ईरान से मुश्किल से तेल गैस के जहाज आ रहे हैं। ईरान जिसे चाहता है वही जहाज आ जा रहे हैं। लेकिन अब तो ट्रंप ने भी पहरेदारी लगा दी है। इससे तेल गैस का संकट विकराल हो जाएगा। हो सकता है कि भीषण युद्ध एक बार फिर से शुरू हो जाए और अब की ये युद्ध समुद्र में ज्यादा हो सकता है कि इसमें चीन रूस भी कूद जाए, क्योंकि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारा जहाज कैसे रोक सकते हो। चीन रूस के भी जहाज वहीं से आते जाते हैं। ईरान कहता रहा है कि दोस्तों के जहाज तो हम आने दे रहे हैं। इसे ट्रंप नाकाबंदी करके कैसे रोक सकते हैं? अगर नाकाबंदी करके चीन रूस जैसे देशों के जहाज रोकेंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो परिस्थितियां दिख रही हैं, हालात और खराब होते जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई, मार्केट क्रैश हो रहे हैं।
तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। आज ही शेयर मार्केट में मिनटों में लाखों करोड़ स्वाहा हो गए, डूब गए लोगों के पैसे। जापान के निकी 600 में 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। हांगकांग के हैंगसेंग में 400 अंकों की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.5% की गिरावट आज दर्ज की गई। भारत के बीएसई सेंसेक्स में 702.68 अंकों की गिरावट आज दर्ज की गई। वहीं निफ्टी 50 में करीब 208 अंकों की गिरावट हुई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़ गई, 103 बैरल प्रति डॉलर पर पहुंच गई, जबकि सीज फायर के बाद कच्चा तेल $95 प्रति बैरल हो गया था। तो कीमतें बढ़ रही। जब सीज फायर हुआ था, यह था कि 2 हफ्ते का गैप मिल गया तो दुनिया ने राहत की सांस ली थी। बातचीत शुरू हो गई तो दुनिया को लगा कि शायद फिर से युद्ध ना हो और तेल की कीमतें कम हो जाएंगी और जो अर्थव्यवस्था है फिर से पटरी पर आएगी। लेकिन बातचीत फेल हुई तो ट्रंप ने नया ऐलान कर दिया कि ईरान की नाकेबंदी कर देंगे, कोई जहाज आने जाने नहीं देंगे। इससे दुनिया में फिर एक बार दहशत है। तेल को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर ईरान का टारगेट भी क्लियर है, उसे पता है कि क्या करना है। जबकि ट्रंप के फैसले अक्सर हड़बड़ी में लिए गए होते। चाहे अब हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने का जो फैसला ट्रंप ने लिया, उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और हॉर्मुज को ब्लॉक करना इतना आसान भी नहीं है जितना ट्रंप समझ रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। कुछ जानकारियां आपके सामने रखता हूं। हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चाहिए। इसके साथ ही 12 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट शिप की भी जरूरत पड़ने वाली है। 6 अमेरिकी वॉरशिप को भी हॉर्मुज में डिप्लॉय करना होगा अगर ब्लॉकेट करना है तो। साथ ही यूएई और सऊदी अरब की नेवी को भी इसमें लगना होगा। अकेले ट्रंप ये वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यह काम आसान बिल्कुल नहीं है जितना ट्रंप सोच रहे हैं। खैर, वो तो युद्ध को भी आसान समझ रहे थे। अमेरिका अपने दम पर इसे सफल नहीं बना सकता है, उसे दूसरे देशों की जरूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हॉर्मुज तो ईरान का समुद्री क्षेत्र में आता है, लेकिन ट्रंप जहां नाकेबंदी की बात कर रहे हैं वहां अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। ईरान कह रहा है हम अपने अधिकार क्षेत्र वाले में हमने पाबंदियां लगाई, अमेरिका का कौन सा अधिकार। इसीलिए नाटो के पूर्व सुप्रीम एलाइड कमांडर कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हॉर्मुज ब्लॉक करता है तो यह एक्ट ऑफ वॉर होगा और इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो सोचिए, जो नाटो के कमांडर तक रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है, और दुनिया में एक्ट ऑफ वॉर और वॉर की सीख ट्रंप से ज्यादा तो किसी ने वैसे भी नहीं दी। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो नया दांव खेला है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहां भी ट्रंप फेल हो जाएंगे, जैसे युद्ध में हुए, जैसे वो पहले फेल हुए। ट्रंप का मजाक ईरान युद्ध को लेकर पहले से ही उड़ रहा था, अब तो फिर से ट्रंप पर मीम्स बनने लगे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखता हूं, ये मीम देखिए जो इस हिस्से में स्क्रीन के मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि आज ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी की है तो कल को यूरोपियन यूनियन और चीन भी हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर देगा और फिर सब यही करने में जुट जाएंगे। इसी तरीके का खेल शुरू हो जाएगा। ये देखिए क्या कुछ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और कैसे ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक और मीम आपको दिखाता हूं, यह मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने शेयर किया है। इसमें भी ट्रंप की युद्ध नीति का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया है कि दुश्मन के ब्लॉकेट को हटाने के लिए उस ब्लॉकेट की ही ब्लॉकेडिंग कर दी गई। बचपन में एक होता था कि अगर नहीं कोई खिला रहा है तो हम जाकर खेल बिगाड़ देते थे। ट्रंप कुछ उसी तरीके से कर रहे हैं। लोग चर्चाओं में इन बात को कह सुन रहे हैं। ट्रंप का नया ऐलान अमेरिका के लिए बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि चीन ने तो खुली वार्निंग दे दी है कि उसका ईरान के साथ समझौता है और अगर किसी ने चीन के जहाज रोके तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम अपने समझौते के तहत ईरान से तेल गैस ले रहे हैं और उसी के तहत जहाज आ रहे हैं। चीन ने कहा है कि हमारे जहाज हॉर्मुज से होकर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। ईरान के साथ हमारा ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट है, हम इसका सम्मान करते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मामलों में दखल ना दे। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और हॉर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है। चीन साफ साफ कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के जहाजों के लिए खुला है और अगर अब अमेरिका की वजह से चीन के जहाजों की आवाजाही पर कोई असर पड़ता है तो यह अच्छा नहीं होगा। अब चीन के बयान का सीधा मतलब यह है, या फिर मतलब आप कहिए कि वार्निंग है, कि चीन के मामलों में अमेरिका बिल्कुल ना पड़े और अगर पड़ता है तो इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन बात यहां पर सिर्फ चीन की नहीं है, रूस भी खुलकर ईरान के साथ। रूस और चीन ने ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हॉर्मुज खुलवाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया था और उसके बाद वह प्रस्ताव गिर गया। अब चीन ने तो अमेरिका से कह दिया कि हमारे जहाज कैसे रोकोगे। वहीं रूस भी कह रहा है कि हॉर्मुज पर नाकेबंदी से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसी भी देश के जहाज को रोकने से तनाव बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें अस्थिर हो जाएंगी, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह बड़ा झटका होगा। यह दो टूक रूस की ओर से कहा गया। चीन के जहाज अगर ट्रंप ने रोके
तो आगे क्या होगा? चीन जाहिर सी बात है चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने तेवर पहले ही दिखा दिया है। रूस भी उसके साथ है, और यह सवाल तो अमेरिका से पूरी दुनिया पूछेगी कि अगर ईरान से कोई जहाज निकल रहा है तो बीच रास्ते में खड़े होकर अमेरिका उसे कैसे रोक सकता है? यानी ट्रंप के लिए यह नाकेबंदी करना आसान नहीं है, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। किसी भी देश के जहाज को रोकने के लिए कुछ नियम होते हैं, इंटरनेशनल कानून होते हैं। इन सबके बीच भारत के जहाज भी लगातार हॉर्मुज क्रॉस करके आ रहे हैं। आज फिर भारत की ओर से कहा गया जो 15 फंसे थे उनको भी एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि भाई इनको ट्रंप कैसे रोक सकते हैं? आप देखिए, कुछ जानकारी आपके सामने रखता हूं। सीज फायर के बाद पहला भारतीय जहाज एलपीजी टैंकर जग विक्रम भारत आ रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर यह जहाज कल तक भारत आ सकता है। शुरुआती मार्च के बाद हॉर्मुज पार करके भारत आने वाला यह 9वां जहाज है। ट्रंप ने हॉर्मुज स्टेट की नाकेबंदी करने का ऐलान तब किया है जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लेवल पर इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दुरुस्त कर लिया जाए। दूसरे देश क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। ब्रिटेन के पीएम ने कहा है कि हॉर्मुज का बंद रहना बहुत नुकसानदेह हो रहा है, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, अस्थिरता बढ़ रही है। ब्रिटेन ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए 40 से ज्यादा देशों के एक सम्मेलन में आमंत्रित किया है। एक सम्मेलन पहले भी हो चुका है। इस हफ्ते ब्रिटेन और फ्रांस एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करने वाले हैं, और इस शिखर सम्मेलन का मकसद ही है कि संघर्ष खत्म होने के बाद इंटरनेशनल शिपिंग को सुरक्षित बनाने की योजना पर काम किया जाए। वहीं फ्रांस ने भी कहा है कि हमारा यह फैसला पूरी तरह से रक्षात्मक है, जो युद्ध में फंसे पक्षों से बिल्कुल अलग होगा। यानी दूसरे देशों की सोच ट्रंप से अलग है। ट्रंप ताकत दिखाकर, डर दिखाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हैं। उनको यह लग रहा है कि पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए फिर किसी से युद्ध भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन दूसरे देश सोच रहे हैं कि बातचीत करके हॉर्मुज को खुलवा लिया जाए। वो ट्रंप के युद्ध के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते और पहले भी नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अगर ट्रंप नाकेबंदी पर अड़े रहे तो फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। जो सीज फायर 2 हफ्ते का है उसके बढ़ने के चांस नहीं होंगे। लेकिन ट्रंप अगर फिर से युद्ध करेंगे तो क्या ईरान को झुका लेंगे? इस पर पूरी दुनिया को शंका है, और ईरान भी कह रहा है कि अमेरिका इस गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि अब तो ईरान को तगड़ा बैकअप भी मिल रहा है। कुछ देश खुलकर साथ हैं कि भाई कैसे रोकोगे जा। आप देखिए कि रिपोर्ट आई है कि चीन अपने खतरनाक हथियार ईरान को दे रहा है। इसको लेकर अमेरिका ने पहले से ही तेवर दिखाए। चीन ने ईरान को CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दी। यह मिसाइल वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर पर हमला करने के लिए बनी। ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9B भी चीन ने दिया है। यह हवाई हमलों को बेअसर करता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। चीन ने लंबी दूरी का सर्विलांस रडार YLC-8B UHF भी ईरान को दिया है। यह रडार अमेरिकी स्टिल्थ जेट्स F-35 और B-2 को पकड़ने में सक्षम है। वैसे भी इस युद्ध में F-35 को ईरान मजा चखा चुका है। चीन ने ईरान को मैनपैड्स यानी कंधे पर रखकर दागने वाले रॉकेट भी दिए हैं। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने की चर्चा है। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल से जुड़े कई केमिकल भी दिए हैं, जो उसके हमलों को और घातक बनाएंगे। इधर ईरान भी अपनी तैयारी कर रहा है। वो खाड़ी देशों के साथ संपर्क कर रहा है। युद्ध के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जमकर हमले किए। सीज फायर के बाद अब ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से आज बातचीत की। सऊदी अरब को इस्लामाबाद में हुई बातचीत की जानकारी दी गई कि क्या वहां पर बातचीत हुई, अमेरिका का क्या तेवर था, हमने क्या बातें रखी और कैसे अमेरिका अड़ा हुआ था, सब कुछ चर्चा हुई। यानी ईरान भी अब अपने पत्ते खोल रहा है और अपना स्टांस चेंज कर चुका है। चीन, रूस का ईरान को सपोर्ट है। उधर दूसरे देशों के कुछ जहाज आने जाने को लेकर ईरान ने ट्रंप के साथ फिर से खेला कर दिया। उधर सऊदी अरब जैसे देशों से भी ईरान बातचीत कर रहा है। यानी ईरान को जितना कमजोर ट्रंप बता रहे हैं वो उतना कमजोर नहीं है, ये वो जता रहा है और ट्रंप को संकेत भी दे रहा है। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की सेना तबाह हो गई है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। जैसे ये तस्वीर आप देखिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे ईरान की नेवी ने जारी किया है। एक अमेरिकी वॉरशिप, आप तस्वीर देखिए कैसे घेर कर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक अमेरिकी वॉरशिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में पहुंचता है, जिसके बाद ईरान की नेवी उसे चेतावनी देती है कि फौरन वापस चले जाओ नहीं तो हमला कर देंगे। ईरान की ओर से चेतावनी आती है तो अमेरिकी वॉरशिप वापस चला जाता है। अब कोई ट्रंप से जाकर पूछे कि अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई है तो ये कौन आकर चेतावनी दिया जिसके बाद आपकी वॉरशिप चली गई? यानी एक बात साफ है कि ईरान की नेवी खत्म करने का ट्रंप का दावा पूरी तरह से ठीक नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के फेलो और ईरान मामले के जाने माने रिसर्चर फारजिन नदीमी ने ईरान की नेवी पर बड़ी बात कही। और यह बड़ी बात क्या है ये भी आपको बताता हूं। ईरान के पास जब अभी भी 60% तेजी से चलने वाले अटैक स्पीड बोट मौजूद है।
ये स्पीड बोट मिसाइल फायर करने में भी सक्षम होते हैं। ये सैटेलाइट के रेंज में भी नहीं आते क्योंकि ये 32 किलोमीटर लंबे समुद्र के पहाड़ी कोस्ट में तैनात किए जाते हैं। कमांड मिलने के कुछ ही सेकंड में ये मिसाइल से फायर करते हैं, अटैक कर देते हैं। ये स्पीड बोट कुछ ही मिनट में दुश्मन के जहाज तक पहुंच जाती है। दरअसल 1980 के दशक में अमेरिका ने ईरान के कन्वेंशनल बड़े बड़े नेवी शिप तबाह कर दिए। उसी के बाद ईरान ने अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से छोटे छोटे शिप्स और बोट्स तैयार किए। ईरान की नेवी ने अपने डिप्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई कर दिया। आज ये छोटे छोटे जहाज कन्वेंशनल बड़े जहाजों से ज्यादा इफेक्टिव हैं उसके इलाकों के हिसाब से। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट अटैक क्राफ्ट स्पीड बोट की पूरी फ्लीट मौजूद है। अमेरिका भी शायद अब समझ रहा है कि ईरान की नेवी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, भले ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे मीडिया के सामने आकर। आज ही ट्रंप ने ईरान की नेवी की फास्ट अटैक शिप को तबाह करने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नौसेना समुद्र की गहराइयों में पड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। हमने ईरान के फास्ट अटैक शिप पर भी हमला नहीं किया क्योंकि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है। क्या तो पूरी नेवी ही समाप्त हो गई? अगर इसमें से कोई भी जहाज नाकेबंदी के पास आता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ युद्ध अमेरिका को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर आतंकी हमले हो सकते हैं। लोन वुल्फ स्टाइल में यह हमले किए जा सकते हैं आगे नियर फ्यूचर में। यहां तक कि ट्रंप की सुरक्षा भी अब बेहद कड़ी कर दी गई है। यह तस्वीर आप देखिए जो स्क्रीन के इस हिस्से में, इसमें ट्रंप के बॉडीगार्ड के हाथ में आपको ड्रोन गन दिखाई दे रहा है। इस गन से ड्रोन हमलों को नाकाम किया जाता है, यानी खतरा अमेरिका समझ रहा है कि यह उनकी दहलीज तक पहुंच सकता है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की जान पर बनाई। दूसरी तरफ अमेरिका में भयंकर फजियत हो रही है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह तस्वीरें आप देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने रखा हूं। दुनिया युद्ध में परेशान है, तेल गैस संकट को लेकर परेशान है, नाकेबंदी का ऐलान अलग से है और ट्रंप कहां पहुंचे हैं? यूएफसी फाइट का मजा लेने के लिए। फाइटर के साथ आप ये तस्वीर देखिए, कान में बातचीत कर रहे हैं। मतलब ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुनिया जाए भाड़ में, ट्रंप अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। अभी तो अमेरिका में भी चर्चा तेज हो रही है कि क्या ट्रंप की मेंटल हेल्थ ठीक भी है या नहीं। एक लड़ाई बातचीत में फेल हो गए, फिर समुद्र में नाकेबंदी की बात और मैच जाकर देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी ऐसी पोस्ट की है जिससे लोग हैरान हैं। यह तस्वीर ट्रंप ने शेयर की थी। इस तस्वीर में चांद पर ट्रंप टावर को दिखाया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मुल्कों में ट्रंप के अपने रियल एस्टेट के बिजनेस हैं, लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए चांद की सतह पर ट्रंप टावर खड़ा दिखाया है। ट्रंप को अपनी आलोचना करने वाले भी पसंद नहीं। ट्रंप नहीं चाहते हैं कि कोई उनके फैसलों का विरोध करे। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो ने ईरान युद्ध के लिए ट्रंप की आलोचना की है। एक और तस्वीर देखिए जिसके बारे में चर्चा अब हो रही है। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की, जो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। इस तस्वीर में ट्रंप को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया गया। पहली तस्वीर आप देखिए, जीसस क्राइस्ट के तौर पर। तब सोचिए कि जो दुनिया भर में चर्चा हो रही है, फिर अमेरिका में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की मेंटल स्टेटस ठीक है या नहीं। मतलब अपनी ही तस्वीर जीसस के तौर पर। और यह क्या मानसिक तौर पर जो स्वस्थ है वो ऐसा करने देगा या फिर करेगा? ट्रंप दरअसल जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, खासतौर पर ईरान युद्ध के मुद्दे पर जैसे फैसले ले रहे हैं, उस पर लोग अलग अलग हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। एक चर्चा या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो यह है कि इजराइल के पास ट्रंप का कोई सीक्रेट है, जिसके बारे में पाठशाला में हमने आपको पहले बताया भी। अब खुद नेतन्याहू ने ऐसी बात कही है जिससे इस थ्योरी की फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल नेतन्याहू ने कहा है कि इस्लामाबाद से लौटते समय जेडी वेंस ने उनको फोन किया था। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को डिटेल में बातचीत की जानकारी दी। नेतन्याहू ने बताया कि ट्रंप प्रशासन उनको डेली ब्रीफ करता है, ईरान के साथ नेगोशिएशन पर भी उनको रिपोर्ट करता है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद अमेरिका में हल्ला मचा हुआ है। मीडिया में लोग ट्रंप की खिल्ली उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को पर्दे के पीछे से क्या नेतन्याहू कंट्रोल कर रहे हैं कि जो डेली ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो ये चर्चाएं हैं ट्रंप को लेकर अलग अलग तरीके की, और खुद उनके अमेरिका में उनके मेंटल स्टेटस को लेकर चर्चा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास की बातचीत। अमेरिका ईरान के बीच में पड़कर भिखारी पाकिस्तान का तेल निकल गया। लोन चुकाने के लिए अब किससे लोन मांग रहा है पाकिस्तान? फेल बातचीत में मुनीर शहबाज की गजब की बेइज्जती हुई है, और फ्री खाने पर ऐसा लोग टूट गए कि लोग ही पूछ रहे हैं कि शादी में आए थे क्या या फिर पीस टॉक को कवर करने के लिए। ईरान अमेरिका के बीच में पड़कर मुनीर शहबाज ने अपने लिए जमकर माहौल बनाया, एक इवेंट के तौर पर पेश किया। लेकिन पाकिस्तान ने इसे लेकर गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो हवा 2 दिन में ही निकल गई और फट से निकल गई। हालत यह हो गई है कि ईरान अमेरिका की बात कराने की हवाबाजी कर रहे पाकिस्तान का ऐसा तेल निकला है कि लोन लेकर लोन भरने की नौबत आ गई। इसके लिए फिर से मारामारी हो रही है और पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा।
इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस टॉक्स ही सिर्फ नाकाम नहीं हुई, इस्लामाबाद में इसके लिए जो शहबाज और मुनीर ने जिस तरह इवेंटबाजी की, उसको लेकर पाकिस्तान की भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो रही है। खुद पाकिस्तान की पब्लिक और वहां के बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद शांति वार्ता को पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों ने ही तमाशा बनाकर रख दिया। लोग तो यह भी कहकर मजे ले रहे हैं कि मुनीर और शहबाज के इशारे पर चलने वाले पत्रकारों का पूरा फोकस विदेशी पत्रकारों के लिए परोसी गई खाने पीने की चीजों पर ज्यादा था। पाकिस्तान के ही लोग पीस टॉक में पहुंचे पाकिस्तानी पत्रकारों के सूट बूट पर मजे लेते दिखाई दिए, तो एक महिला पत्रकार पर नाइट ड्रेस वाला पैजामा पहनकर ही कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की इसके लिए जमकर छीछालेदर भी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो ये कैसे पाकिस्तान की मीडिया है, जैसे पीस टॉक इवेंट मैनेज किया उसी तरीके से ये भी मैनेज कर रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार बस यही कवर करते रहे कि कौन कौन सी डिश बनी हुई है, पत्रकारों के लिए मुफ्त में खाने के लिए क्या क्या परोसा गया है, और इसकी रील्स बनती रही। पाकिस्तान में हो रही ऐतिहासिक बातचीत तो फ्री के गुलाब जामुन और फ्री की कॉफी में ही डूब कर रहेगी। तो आज पाठशाला में इस्लामाबाद पीस टॉक को लेकर पाकिस्तान की हो रही इंटरनेशनल बेइज्जती की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब लोन चुकाने के लिए किसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया है और मुनीर पर कौन सा बड़ा संकट मंडराने लगा है। लेकिन पहले आप इस झलक को देखिए। तो ये ट्रेलर आपने देखा। पाकिस्तान ने दांव दरअसल बहुत बड़ा चला था, और दांव ये था कि शांति दूत बन जाए, एक ढोंग रच दे और डॉलर जमकर कमाए। लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। भिखारी पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया और शांति दूत का चश्मा उतर गया, क्योंकि जैसे ही पीस टॉक फेल हो गए, फिर से शहबाज और मुनीर हाथों में भीख का कटोरा लेकर मदद मांगने के लिए निकल पड़े। पाकिस्तान ने अब अपना लोन चुकाने के लिए किसके सामने झोली फैलाई है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि जिस इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर पाकिस्तान ने पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया, घर से निकलना लोगों का मना हो गया, उसी इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर पाकिस्तान की कैसे गजब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। दरअसल इस्लामाबाद में पीस टॉक के दौरान पाकिस्तानी सरकार के करीबी पत्रकारों के बीच खाने पीने के इंतजामों को बढ़ चढ़कर बताने की होड़ लग गई। इस बात की होड़ नहीं थी कि खबर कौन सी आ रही है सबसे पहले हम बता दें, लेकिन कौन सी डिश बनी है यह बताने की होड़ थी। इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा घरीदा फारूकी नाम की एक पत्रकार की हो रही। पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है कि घरीदा फारूकी जल्दबाजी में हरे रंग का नाइट सूट पहनकर इवेंट में पहुंच गई। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इवेंट तक कायदे से सूटेड बूटेड होकर जाना था, लेकिन ये नाइट ड्रेस पहनकर कौन जाता। इसके लिए सोशल मीडिया पर उनको जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए, इंटरनेशनल इवेंट है, इन मोहतरमा को आप देखिए, इनकी वेशभूषा आप देखिए। क्या आपको लगता है कोई इंटरनेशनल इवेंट और गंभीरता से अगर हो रहा हो और गंभीरता से कोई पत्रकार कवर करने जाए, तो लोग पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि जब पत्रकार ही गंभीर नहीं तो गंभीरता की बातचीत कैसे हो। अब यह भी देखिए कि जिस पाकिस्तानी पत्रकार घरीदा फारूकी की पैजामा पहनकर पीस टॉक में पहुंचने पर खिंचाई हो रही है, उनका बैकग्राउंड क्या है जिसके लिए वो निशाने पर आ गए। घरीदा फारूकी दरअसल पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। वो पीटीवी होम, एटीवी, दुनिया टीवी, जियो न्यूज, समाज टीवी और एक्सप्रेस न्यूज जैसे प्रमुख पाकिस्तानी टीवी चैनलों में काम कर चुके। घरीदा फारूकी ने साल 2004 में पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग से अपना करियर शुरू किया था। घरीदा फारूकी को पाकिस्तानी आर्मी का काफी करीबी माना जाता है, और साल 2024 में उन्हें पाकिस्तान दिवस पर तमगाए इम्तियाज का अवार्ड भी मिल चुका है। अब यह सोचिए, तमगाए इम्तियाज का अवार्ड मिला, लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स के लिए उन्हें पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही किस तरह निशाने पर ले लिया। बात इतनी नहीं है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने तो उस दुकान को भी ढूंढ निकालने का दावा कर दिया जहां से पाकिस्तान की महिला पत्रकार ने यह हरे रंग की ड्रेस खरीदी थी। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में पत्रकार अपने ही पत्रकारों से, जो कि आसिम मुनीर के करीबी हैं, इतने खफा हैं कि पाकिस्तान की इमेज डेंट कर दी कि ड्रेस वाली दुकान तक पहुंच गए। पाकिस्तानी पत्रकार की पैजामा वाली ड्रेस पर पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हो रही है कि सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तानी पत्रकारों को ईरान की महिला पत्रकारों से सीख लेने की नसीहत दे। लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान खुद को इस्लामी देश बताता नहीं थकता था, उसे बुरके में पीस टॉक की कवरेज के लिए पहुंची ईरानी पत्रकारों से सीखना चाहिए। ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आपको दिख रही है मेरे हाथ के इस हिस्से में,
ये ईरान के पत्रकार की है उसी पीस टॉक में, और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है। इस्लामिक ममालिक की बातचीत करता है, बुरके की बातचीत। आसिम मुनीर को सुन लीजिए, आर्मी चीफ कम मौलाना की भाषा ज्यादा लगेगी, लेकिन यह सीख अपने लोगों पर लागू नहीं होती। दरअसल घरीदा फारूकी अकेली पाकिस्तान पत्रकार नहीं है जिसने इस्लामाबाद पीस टॉक में सिर्फ मुफ्त के खाने पीने और पाकिस्तान सरकार की मेहमान नवाजी का गुणगान किया। पाकिस्तान सरकार के करीबी ज्यादातर पत्रकार इसी लाइन पर कवरेज करते दिखाई दिए। अब कोल्ड कॉफी मिल रही है, रसगुल्ले का इंतजाम है, चिकन बिरयानी कोरमा का इंतजाम है। पत्रकार इस तरीके से इन बातों की चर्चा कर रहे हैं जैसे इवेंट, किसी भी इवेंट में पहली बार पाकिस्तान में इस तरीके का इंतजाम उन्हें देखने को मिला। शहबाज और मुनीर को खुश करने के लिए पीस टॉक में बिरयानी गुलाब जामुन के लिए माहौल बनाने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों की वहीं दूसरे पत्रकारों ने क्लास लगाई। उन्होंने इन पत्रकारों को पाकिस्तान की बेइज्जती के लिए जिम्मेदार बताया। खैर, लेकिन इन बेचारे पाकिस्तानी पत्रकारों की भी मजबूरी है। खबर है नहीं, पीस टॉक का फेल होना पहले से तय था, तो तय यह हुआ होगा कि चलो डायबिटीज रिपोर्टिंग ही कर लेते, रसगुल्ले वाली रिपोर्टिंग कर लेते। पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे देशों में भी इस्लामाबाद पीस टॉक को लेकर शहबाज और मुनीर की बेइज्जती हो रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता को कवर करने सैकड़ों पत्रकार इस्लामाबाद के प्रमुख कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे, जिनमें दर्जनों विदेशी पत्रकार थे। इस इवेंट को पाकिस्तानी सरकार ऐतिहासिक वार्ता बताने के लिए ढोल पीट रही थी, लेकिन जब आधे किलोमीटर दूर बंद दरवाजों के पीछे बातचीत शुरू हुई तो दुनिया भर के पत्रकार सिर्फ इंतजार करते रहे। उनके पास खबर करने के लिए कुछ नहीं था, वो बस कॉफी पी सकते थे क्योंकि कोई खबर नहीं आ रही थी। वो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे और कार्यक्रम को भी कवर नहीं कर सकते थे। यह लिखा गया। भिखारी पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया जानती है कि ट्रंप की चापलूसी और अमेरिका की गुलामी की वजह से ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवाने का मौका उसे मिला, जिसे वो बढ़ा चढ़ाकर एक बड़े इवेंट के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका इस तरह से पाकिस्तान का हमदर्द बनता दिखा है, उसे अपना मतलब साधने के लिए आगे किया है, और मिशन पूरा होने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब कर दिया। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ पन्ने मैं पलट देता हूं। साल 1979 में तत्कालीन सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बनाया। पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ थे जिया उल हक। उन्होंने अफगान लड़ाकों को हथियार दिया, ट्रेनिंग दी और फंडिंग देने में मदद की। लेकिन फिर आया अगस्त 1988। इसमें बहावलपुर के पास जिया उल हक की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस हादसे के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का नाम लिया जाता है। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन चर्चा होती है। इसी तरह साल 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को बढ़ावा दिया, यूज करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनाया। तालिबान पर एक्शन के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस दिए। अलकायदा के आतंकियों को पकड़ने में अमेरिका की मदद की। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिया, अरबों डॉलर की मदद की। लेकिन जब पाकिस्तान में मुशर्रफ का विरोध बढ़ा तो अमेरिका ने कन्नी काट ली। खुद मुशर्रफ को कहना पड़ा था कि अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, और फिर वही काम अमेरिका कर रहा है। इस लिस्ट में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का नाम भी जुड़ गया। शुरुआत में इमरान खान के ट्रंप के साथ गर्मजोशी वाले संबंध रहे। इमरान खान ने तालिबान के साथ अमेरिका की वार्ता में मदद की, वहां भी अमेरिका ने इमरान खान को यूज किया। लेकिन बाद में यह हालात बन गए कि इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर रिजीम चेंज की साजिश का आरोप लगा दिया। क्योंकि वो अमेरिका की सुनी नहीं रहे थे, तो फिर अमेरिका को लगा किसी काम का नहीं तो इसे हटाओ। यानी पाकिस्तान में वही टिकता है जो अमेरिका की गुलामी करता है, और तभी तक टिकता है जब तक वो गुलामी करता रहता है। और जिस दिन अमेरिका का काम निकल गया, अमेरिका उसे उठाकर फेंक देता। पाकिस्तान इसी बात से खुश हो रहा है कि अमेरिका ईरान की बातचीत इस्लामाबाद में हो गई, लेकिन पाकिस्तान इस बात का जश्न मनाता रह गया। उधर उसके बाद एक नया कांड हो गया। UAE ने अचानक पाकिस्तान से अपना सारा पुराना कर्जा वापस मांग लिया। पाकिस्तान को इसी महीने के आखिर तक UAE को करीब 29,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाना है। इसके लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के सामने अपनी कंगाली का हवाला देकर कई दिनों से कटोरा लेकर खड़ा था। खबर तो यह भी आ रही है कि सऊदी अरब और कतर ने मिलकर पाकिस्तान को करीब 46,500 करोड़ के बेल आउट पैकेज की पेशकश की। लेकिन यह पाकिस्तान के लिए खैरात नहीं है। इसके लिए दोनों देशों ने कड़ी शर्तें भी रखी हैं और अपनी शर्तों को पूरी तरह IMF के साथ जोड़ दिया है। सऊदी अरब का साफ कहना है कि पाकिस्तान को IMF की बताई गई सख्त आर्थिक नीतियां और टैक्स रिफॉर्म लागू करने होंगे, तभी यह पैसा मिलेगा। खबर तो यह भी है कि सऊदी अरब को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिक और 18 फाइटर जेट वहां भेज दिए,
जिसके बाद पाकिस्तान ईरान के निशाने पर भी आ सकता है, जिसके डर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर जा रहे पाकिस्तान के 2 जहाजों को यू-टर्न लेना पड़ा है। और सऊदी भी समझ रहा है कि जब लड़ाई चल रही थी, जब ईरान हमारे यहां टारगेट कर रहा है, तब तो सेना भेजी नहीं, फिर काहे का आप भेजे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं पाठशाला में अगले चैप्टर की बातचीत। फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, पथराव, आगजनी, नोएडा में भयंकर आज बवाल मचा। अब सीएम योगी आगे क्या करने वाले हैं आपको बताऊं। 15,000 सैलरी, 4,000 का सिलेंडर। नोएडा में फैक्ट्री वालों के बड़े बवाल की असली वजह क्या निकली। नोएडा में आज ऐसा बवाल मचा कि हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स का प्रदर्शन देखते ही देखते उग्र हो गया, हिंसक होता गया। नोएडा में करीब 500 कंपनियों के हजारों फैक्ट्री वर्कर्स ने अचानक हड़ताल कर दी और सड़क पर उतर आए। हंगामा होने लगा। पूरे नोएडा के अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर फैक्ट्रियों के सामने सड़क पर बैठ गए। सुबह सुबह का वक्त था जब दिल्ली और नोएडा के रूट पर भारी ट्रैफिक जाम रहता है। लोग अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, लोग सड़कों पर रहते हैं। उस वक्त फैक्ट्री वर्कर्स के प्रदर्शन से नोएडा के कई हिस्से ब्लॉक हो गए, लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, कई किलोमीटर तक लोग परेशान होते दिखाई दिए। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सड़क पर जाम लगा हुआ है। फैक्ट्री वर्कर्स ने गाजियाबाद बॉर्डर के पास हाईवे नंबर 9 को भी ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मामला और भड़क गया। ना पुलिस की गाड़ी छोड़ी, ना गाड़ियों का शोरूम छोड़ा। किसी को छोड़ने के मूड में आज फैक्ट्री वर्कर्स नहीं थे जब वो सड़क पर उतरे। इतने गुस्से में थे कि फैक्ट्री वर्कर्स ने पथराव भी किया, पत्थर अपने हाथों में उठा लिए, फैक्ट्रियों को निशाना बनाने लगे। सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी, उनमें आग लगा दी, उन्हें फूंक डाला। श्रमिकों के इसी गुस्से को शांत करने में पुलिस के पसीने छूट गए। नोएडा में दिन भर माहौल गर्म रहा, लेकिन सवाल यह है कि आमतौर पर शांत रहने वाला नोएडा आज अचानक आखिर कैसे सुलझ गया। और सवाल यह भी है कि क्या इस प्रदर्शन के पीछे कोई साजिश है जिसकी चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने इस पर क्या कहा है, कैसे इस पर सियासत हो रही है, अखिलेश यादव ने क्या कह दिया है, यह सब आपको बताऊंगा। योगी सरकार ने इस प्रदर्शन को लेकर क्या एक्शन लिया है, यह सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले नोएडा में आज हुए इस बवाल का एक ट्रेलर आप देखिए। तैयारी क्या करती है कि सैलरी पहले डालती है, ओवरटाइम आधा डालती है, आधा बाद में डालती है। हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, डबल ओटी चाहिए। सिलेंडर बढ़ रहा है, सारी महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की, सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला। तो ये ट्रेलर आपने देखा, कैसे गाड़ियां तोड़ी गई, कैसे आगजनी हुई, कैसे धुआं धुआं दिखाई दिया आगजनी के बाद। ये पूरा मामला क्यों है, क्यों ये मामला इतना भड़क गया, इसे आप समझिए कि नोएडा के कई फैक्ट्री वर्कर्स का आरोप है कि नोएडा की कई फैक्ट्रियां वर्करों का शोषण करती हैं। लेबर लॉ का पालन नहीं किया जाता, जो सरकार ने नियम कानून तय किए हैं मजदूरों के लिए। मजदूरों को कई तरह से परेशान किया जाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर वर्कर गुस्से में थे। वेतन में बढ़ोतरी समेत ऐसी 4 मांगे थी जिसे मनवाने के लिए वर्कर सड़े थे और सड़क पर उतरे हुए। फैक्ट्री वर्कर्स की पहली मांग यह थी कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए जो तय है, और हर मजदूर को कम से कम 26,000 रुपए महीने सैलरी दी जाए। फैक्ट्री वर्कर्स की दूसरी मांग थी कि फैक्ट्रियों में वर्क आवर तय हो, यानी काम के घंटे तय हो और उसका कड़ाई से पालन। श्रम कानून के मुताबिक जो काम करने के घंटे हैं, वर्क आवर्स हैं, वो 8 घंटे हैं। लेकिन मजदूरों का आरोप है कि फैक्ट्रियों में उनसे 12-12 घंटे काम करवाए जाते। फैक्ट्री वर्कर्स की तीसरी मांग थी कि उन्हें हफ्ते में 1 दिन भी छुट्टी नहीं दी जाती, जबकि वीकली ऑफ लेना उनका कानूनी अधिकार है। यह भी अधिकार उन्हें नहीं मिलता। और फैक्ट्री वर्करों की चौथी मांग थी कि फैक्ट्रियों में श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, जो कि नहीं किया जाता है। कंपनियां उनका शोषण करती हैं। सुनिए प्रदर्शन कर रहे फैक्ट्री वर्करों ने क्या कहा। हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, हमें 20,000 रुपए सैलरी चाहिए, डबल ओटी चाहिए। हमारी 12 घंटे कंपनी चलती है, 9,500 रुपए सैलरी है। गैस महंगाई इतनी, हम क्या करेंगे? हमें आज तक ओवर टाइम का भी नहीं पता कि हमें कितना मिलता है। अगर छुट्टी करें तो 4 दफे हमें घुमाता है कि वहाँ जाओ, क्यों छुट्टी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। हम बीमार पड़ते तो हमें गेट पास। हमारा भी यहाँ 10 साल हो गया सैलरी का। आज का वर्कर का भी उतना ही है, 10 साल का भी उतना ही, सैलरी का भी नहीं बढ़ाता है। सैलरी के लिए मीटिंग लगाता हूँ, वो लोग आवाज दबा देता है। तो सिलेंडर बढ़ रहा है, सारी महंगाई बढ़ रही है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ी नहीं। क्या है, हमें ओटी डबल चाहिए, हमें 8 घंटा की 20,000 सैलरी चाहिए। हमें काट लेते हैं गेट पास में, सैलरी काट लेते हैं।
कंपनी में लाइन पे काम करता हूँ। जी मैम, हमारा मेरे को 1 साल होने को मतलब 1 साल होने वाला है। प्लस ना अभी मतलब इतना हो गया ना, कभी हमें सैलरी की स्लिप दी जाती, प्लस हमारी सैलरी बहुत कम है। हमको सैलरी का पता भी नहीं कि हम कितनी सैलरी में काम कर रहे हैं। जब कोई आता है ना बाहर से, तो हम बोलते हैं 8 घंटा बताना कि 8 घंटा ड्यूटी कर रही है। हमसे 12 घंटा की ड्यूटी लेते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करवाते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ होती है कि मांग लो गेट पास भी नहीं। आप सोचिए फैक्ट्री वर्कर्स में कितना गुस्सा था। अधिकतर आपको युवा दिखाई दे रहे हैं कि सैलरी तय नहीं है, काम के घंटे ज्यादा हैं। बाहर से कोई आता है तो कहा यह जाता है कि पहले से निर्देश है कि बताना कि 8 ही घंटे काम करवाया जाता है। नोएडा में दरअसल बवाल के पीछे जो कारण थे उस पर सरकार ने बातचीत भी हुई, लेकिन नोएडा में मजदूरों की जो सबसे बड़ी मांग थी उसी पर बात नहीं बन पाई, और वो मांग थी सैलरी बढ़ाने की बात। इसके अलावा नोएडा प्रशासन की मौजूदगी में फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों की लगभग सभी मांगे मान ली, और क्या कुछ बातचीत हुई है वो आपको बताता हूं। श्रमिकों ने कहा कि उन्हें ओवर टाइम की डबल दिहाड़ी चाहिए, उनकी ये मांग मान ली गई। मजदूरों ने कहा कि उन्हें सैलरी लेट मिलती है, तो तय ये हो गया कि हर महीने की 10 तारीख तक डेडलाइन होगी सैलरी दे देनी। मजदूरों ने कहा कि उन्हें उनकी सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है, मतलब अगर सैलरी में कटौती हुई तो कितनी हुई, क्यों हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसका भी रास्ता निकला और तय कर दिया गया कि हर श्रमिक को सैलरी स्लिप दी जाएगी, जिसमें पूरा ब्यौरा होगा, सैलरी कितनी, क्यों कटी, क्या हुआ, पूरी डिटेल दी जाएगी। मजदूरों ने बोनस की बात उठाई तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कंपनियों को आदेश दिया कि कंपनियां 30 नवंबर तक हर हाल में श्रमिकों को दिवाली बोनस दे दिया करें। इन मांगों को लेकर नोएडा में सड़क पर उतरे वर्कर्स का क्या कुछ कहना था वो भी आप सुनिए। इस वक्त हम नोएडा सेक्टर 62 में खड़े हैं, जहां पे तमाम मजदूर सड़कों पे उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और आप देखिए किस तरीके से मजदूर जो है इन्होंने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को इस वक्त जाम किया है, और सारी फैक्ट्री जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है। सभी फैक्ट्रीज के मजदूर वापस जा रहे हैं और अधिकतर मजदूर सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की, किस मांग को लेकर उतरे हैं? कि मैं देखो एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ सर, यहाँ के लोकल के मकान मालिक है, 5,000-6,000 रुपए में कमरा मिल रहा है, और प्लस 3,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सैलरी मेरी 12-13,000 रुपए, उससे हमारा क्या गुजारा होगा, क्या प्राइवेट बच्चों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ लोकल में अगर फर्स्ट क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसकी नॉर्मल फीस है 1200-1300 रुपए है पर मंथ, और अगर ट्यूशन तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ जब इतना सैलरी कम मिलेगी। इसलिए मांग कर रहे हैं, इतनी महंगाई, अब 400-500 रुपए किलो गैस है, अब पेट्रोल भी है, रूम किराया भी ज्यादा है, अब 6,000 रुपए रूम किराया, बताओ। तो लोगों की चिंता है, वर्कर की चिंता है कि पैसा बहुत कम है, नोएडा में रहने का खर्चा और लिविंग ऑफ कॉस्ट, तो ये मेंटेन कैसे होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ बातचीत हुई, कई बातें मानी गई, तो फिर यह बवाल इतना आगे कैसे बढ़ गया, कैसे इतना बवाल उग्र हो गया। इसका सच जानने के लिए सरकार ने जांच शुरू कर दी है। नोएडा बवाल को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज नोएडा में कैसे बवाल, आगजनी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, सब कुछ हो गया। 50 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ हो गई, आगजनी हो गई। उग्र प्रदर्शन के दौरान नोएडा के सेक्टर 63 में भीड़ ने एक कार शोरूम में 35 कारों को कबाड़ बना दिया। करीब 150 लोगों की भीड़ ने कार शोरूम में घुसकर 30 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और शोरूम के बाहर खड़ी 5 गाड़ियों में आग लगा दी, उन्हें आग के हवाले कर दिया। आप ये देखिए कैसे गाड़ियों का सिर्फ ढांचा रह गया आग लगने के बाद, सब कुछ सुहा हो गया। नोएडा में जो भी बवाल हुआ, क्या उसमें कोई साजिश भी हो सकती है? क्योंकि नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन 4 दिन पहले यानी 10 अप्रैल से चल रहा था, फिर आज अचानक कैसा क्या हुआ कि उग्र हो गया। पिछले 3 दिनों तक यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। 10 अप्रैल को सबसे पहले रिचा ग्लोबल कंपनी के मजदूरों ने विरोध शुरू किया था, जिसके बाद नोएडा प्रशासन फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बैठकर बीच का रास्ता निकाल रही थी। लेकिन पहली मीटिंग में फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के बीच बात नहीं बन पाई। आमतौर पर होता भी है कि जल्दी बात नहीं बनती है। इसके बाद फैक्ट्री मालिकों के साथ शनिवार को दोबारा बैठक हुई। इस बैठक में बोनस देने, वीक ऑफ देने, ओवर टाइम के पैसे देने और छुट्टी के दिन बुलाने पर डबल दिहाड़ी देने की बात पर सहमति बन चुकी थी। इसके बाद रविवार को मामला शांत रहा, छुट्टी का दिन भी था, मजदूर भी शांति से फैक्ट्रियों में काम करते रहे। लेकिन हफ्ते का पहला दिन आया, सोमवार आया तो सुबह से ही नोएडा में ऐसी आग लगी कि किसी के रोके नहीं रुकी। और शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने आज कह दिया कि कुछ लोग अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से शांत रहने की अपील की, सुनिए। कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर
हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। नोएडा में आज बवाल के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनकी धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। आप देखिए कि अब तक 60 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 2 हैंडल्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि भड़काने वाले तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्करों की भीड़ में बाहरी तत्वों के शामिल होने का भी शक है, जो आमतौर पर भीड़ के दौरान ऐसे प्रदर्शनों में होता है। इसीलिए पुलिस उन्हें भी चिन्हित कर रही है। उन्होंने बताया कि बवालियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नोएडा में बवाल के पीछे सीएम योगी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर षणमुगा सुंदरम को तुरंत नोएडा पहुंचने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद वो लखनऊ से रवाना भी हो गए। तो वहीं सीएम योगी ने एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी है। यह कमेटी वर्करों से बात कर शासन को उनकी मांगों की जानकारी देगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने नोएडा में मचे बवाल को लेकर सरकार और प्रशासन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर आए तो सरकार ने उनकी सुनवाई क्यों नहीं की, यह मामला इतना आगे कैसे बढ़ा। उनका कहना था कि कोर्ट से लेकर दूसरे राज्यों में जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मजदूरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। सुनिए। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? नोएडा में जो बवाल हुआ उसका हरियाणा से भी कनेक्शन है। दरअसल हरियाणा सरकार ने अपने यहां वर्करों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक हरियाणा में वर्कर्स की 3 कैटेगरी बनाई गई। अकुशल जो वर्कर्स हैं, यानी जो बहुत ज्यादा कुशल नहीं है, उनको न्यूनतम वेतन 15,220 रुपए दिए जाएंगे। अर्धकुशल वर्करों के लिए न्यूनतम वेतन 16,780 रुपए तय है। कुशल श्रमिकों को कम से कम 18,500 रुपए सैलरी देने का ऐलान किया गया। यह भी एक वजह है कि अब नोएडा में भी फैक्ट्री वर्कर्स बढ़ी हुई सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हरियाणा में मिल रहा है तो यहां भी मिलना चाहिए। अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है, और इस संकट के दौर में एक बार फिर से कैरोसिन तेल की चर्चा हो रही है। रसोई गैस यानी एलपीजी से पहले कैरोसिन तेल से ही स्टोव पर खाना बनाया जाता था। कैरोसिन तेल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैरोसिन को मिट्टी का तेल क्यों कहते हैं? दरअसल कैरोसिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो जमीन के नीचे से निकाले गए क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनता है। कैरोसिन को 19वीं सदी में पहली बार पेट्रोलियम से डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा निकाला गया। उस समय भी इसे मिट्टी का तेल कहा जाने लगा था, क्योंकि यह भूमिगत पेट्रोलियम से प्राप्त होता था। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा का मतलब चट्टान है और ओलियम का मतलब तेल होता है। इसी वजह से इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। नारियल तेल, जैतून का तेल की तरह मिट्टी का तेल अपने सोर्स की सीधे सीधे जानकारी नहीं देता है। यह नाम इसके सोर्स यानी कि जमीन के अंदर से निकाले जाने की जानकारी देता है। इसे तैयार करने का प्रोसेस नहीं बताता है। भारत में कैरोसिन तेल को कई इलाकों में घासलेट नाम से भी जाना जाता है। दरअसल कैरोसिन से जलने वाली गैस लाइट अमेरिका और यूरोप से भारत आई थी। गैस लाइट के नाम से ही धीरे धीरे कैरोसिन का नाम आम बोलचाल में घासलेट पड़ गया। मिट्टी का तेल या घासलेट नाम भले ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इसके पीछे साइंस और इतिहास दोनों जुड़े हैं। तो आगे से कैरोसिन तेल को जब मिट्टी तेल बोले तो आपको जानकारी होगी कि इसे मिट्टी का तेल कहते क्यों हैं। बाकियों को भी बताइएगा। आज के लिए लेकिन इतना ही। आप अपना ख्याल रखें।